अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज रेजन्स। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई कॉलम लेते हैं या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं तो हम कोई ना कोई यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं, यानी कि कोई ना कोई मटेरियल हम लेते हैं जिसकी मदद से सेपरेशन होनी होती है और उसको हमने स्टेशनरी फेज़ का नाम दिया था। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेशनरी फेज़ हो सकते हैं जिनको हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉलम में सेपरेशन के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होती है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं एज ए आयन एक्सचेंजर, वो कौन से हो सकते हैं? उनको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज रेजन्स। आयन एक्सचेंज रेजन्स हमारे पास किस तरह के होते हैं? ऑर्गेनिक नेचर या फिर मटेरियल। आयन एक्सचेंज रेजन्स को हम एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ कर सकते हैं और आयन एक्सचेंज रेजन्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं? वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। उसके अलावा मतलब कि उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है ना कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स। तो हमारे पास ये जो आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं ये बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? ये जेल टाइप मटेरियल होता है। आपको जब आप देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा पोरस मटेरियल होता है और जेल टाइप मटेरियल होता है। उसके बाद इस आयन एक्सचेंज रेजन के भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? फ्रेमवर्क। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम, इस कॉलम में इनकी वॉल्स पर क्या लगाया हुआ है? स्टेशनरी फेज लगाया है। अब उस स्टेशनरी फेज के 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट फ्रेमवर्क, या हम इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स। ये जो आयन एक्सचेंज रेजन की बेस है ये किससे मिलके बनी होती है? ये आपके पास मैट्रिक्स होता है और वो मैट्रिक्स किस चीज़ का बना होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आयन एक्सचेंज रेजन्स में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो सबसे पहला जो कॉलम के बिल्कुल साथ वाला पोर्शन है रेजन का, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है और इसी को हम फ्रेमवर्क या फिर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसी के ऊपर फोकस करें तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या किस तरह का ये हो सकता है? ये हमारे पास नंबर 1 बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होता है। नंबर 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक हमारे पास ये किस तरह का होता है? एक तो इर्रेगुलर होता है और सेकंड हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है। और थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है हाइड्रोकार्बन्स का। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि आपका जो स्टेशनरी फेज है वो 3 कंपोनेंट्स हैं। या स्टेशनरी फेज में भी अगर हम स्पेसिफिक चले जाएं तो आयन एक्सचेंज रेजन को अगर हम स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं। अब उन 3 पार्ट्स में से क्या होगा कि सबसे पहला पार्ट जो बेस है बिल्कुल वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बना है और 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। उसके अलावा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और इर्रेगुलर उसकी शेप होती है, मतलब कि कोई प्रॉपर आपके पास उसकी हम कह नहीं सकते कि उसकी थ्रू आउट जो पोर्स है या उसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, इर्रेगुलर है बहुत ज़्यादा उसकी शेप। ठीक है,
तो ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट हो गया जिससे मिलकर हमारा स्टेशनरी फेज बना हुआ है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकंड आ जाता है आपके पास कैरियर आयंस। कैरियर आयंस कौन से आयंस होते हैं? कैरियर आयंस ऐसे आयंस होते हैं जिनमें के जो कि कहाँ अटैच होते हैं, यहाँ बिल्कुल फ्रेमवर्क के ऊपर जो आयन प्रेजेंट होगा, मतलब जो उसके बिल्कुल ऊपर लगा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैरियर आयन। अब हमने पढ़ी थी क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप में हम केटाइंस को सेपरेट करते हैं और एक टाइप में हम एनाइंस को सेपरेट करते हैं। तो अगर हमने करने हैं केटाइंस सेपरेट, तो हमें यहाँ पर जो कैरियर आयन है वो कौन सा लेना पड़ेगा? वो केटाइंस को सेपरेट करना है तो वो हमें एनाइन लेना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए कैरियर आयंस होते हैं, उसके बाद थर्ड वाला बिल्कुल कैरियर आयंस के ऊपर क्या अटैच होता है? हमारा काउंटर आयन। ये मैं पहले आपको पहले वीडियोस में बता भी चुकी हूँ कि काउंटर आयन जो है वो क्या होता है। तो सबसे लेयर में, रेजन की लेयर में सबसे पहले फ्रेमवर्क, उसके बाद कैरियर आयंस और फिर काउंटर आयंस। यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले आपके पास फ्रेमवर्क होगा, हाइड्रोकार्बन का बना होगा, फिर उसके ऊपर आपके पास कोई कैरियर आयंस होंगे और उसके बाद काउंटर आयंस लगे होंगे और उन काउंटर आयंस ने ही आपके सॉल्यूशन में से रिप्लेसमेंट करवानी है आपके उस कंपोनेंट की जिसको कि आप सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें थोड़ी सी डिटेल में कैरियर आयंस की कि ये किस किस तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम परफॉर्म करवा रहे हैं केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को अगर हम परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से कैरियर आयंस यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो हैं वो जो कैरियर आयंस हैं वो आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पर SO3 नेगेटिव, ठीक है, ये आपके पास एक आयन जो है वो हो सकता है। उसके अलावा COO नेगेटिव, उसके अलावा PO3 -2 और लास्ट वन आपके पास यहाँ पर आ जाता है ASO3 -2। ये आपके पास डिफरेंट तरह के कैरियर आयंस मौजूद होते हैं जब हम केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करें। केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है ना, तो सबसे पहले क्या होगा? फ्रेमवर्क होगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे, फिर उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे जिन्होंने रिप्लेस होना है उन केटाइंस के साथ जिनको कि हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल्स हैं किसकी? केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कैरियर आयंस की। अगर हम बात करें एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, उसमें कौन कौन से आपके पास आयंस हो सकते हैं, कैरियर आयंस हो सकते हैं? उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है NH3 पॉजिटिव, सेकंड आ जाता है NH2 पॉजिटिव, NH पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 3 एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो S पॉजिटिव। ठीक है, ये 3 तरह की आपके पास एग्जाम्पल हो गई जिनमें के यहाँ पर ये इसको रिमूव कर दें, ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरह की एग्जाम्पल आपके पास हो गई। यहाँ पर आ जाता है N पॉजिटिव, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपके पास कैरियर आयंस वो वाले हैं जो कि एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल ही काउंटर आयंस लगे होंगे जिन्होंने सेपरेशन करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आयन एक्सचेंज रेजन्स की हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है और ये डायग्राम किसकी है? आयन एक्सचेंज रेजन की। इस आयन एक्सचेंज रेजन में हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली किस तरह की होती हैं कि ये आपके पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है।
क्यों हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है? क्योंकि आपको पता है कि रेजन किससे मिलके बना है? ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक मटेरियल किस तरह का मटेरियल है? आपके पास नॉन पोलर मटेरियल है। और हाइड्रोफोबिक कौन से मटेरियल्स होते हैं? जिनको के जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, मतलब कि उनकी अफिनिटी नहीं होती पानी के साथ अट्रैक्शन करने की। पोलर पोलर में और नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। तो अगर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जो रेजन है वो किस तरह का है? वो आपके पास ऑर्गेनिक नेचर का है और यानी कि पोलर नेचर का है। और जो हाइड्रोफोबिक है, सॉरी, ये आपका नॉन पोलर नेचर का है और जो वाटर है वो पोलर नेचर का है। तो इसका मतलब है कि आपके रेजन्स किस तरह के होंगे? पानी से दूर भागेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि वो आपके पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जब हम इन रेजन्स में क्या ऐड करवा देते हैं, ये आपके पास रेजन है और इसका ये जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क किसका मिलके बना हुआ है? ऑर्गेनिक मटेरियल का। अब इस फ्रेमवर्क में नेक्स्ट क्या हम डालेंगे? कैरियर आयन। सपोज करें नेगेटिव आयंस यहाँ पर कैरियर आयंस हैं। अब इन कैरियर आयंस के बिल्कुल ऊपर क्या लगा होगा? काउंटर आयंस। ठीक है, ये जो आपके पास ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या है? फ्रेमवर्क है। ये क्या है? कैरियर आयंस है। और ये क्या है आपके पास? काउंटर आयंस है। अब मुझे बताएं, क्या काउंटर आयंस और कैरियर आयंस के ऐड करने की वजह से अभी भी ये हाइड्रोफोबिक रहा? अभी भी इसमें नॉन पोलर नेचर रही? जब इसमें आयंस ऐड हो गए तो अब ये नॉन पोलर नेचर का नहीं रहेगा। ये किस नेचर का हो जाएगा? ये पोलर नेचर का हो जाएगा। और किस तरह का बन जाएगा? अब ये आपके पास हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। अगर सिर्फ हम फ्रेमवर्क की बात करें तो वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि वो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। लेकिन अगर हम उसी फ्रेमवर्क में आयंस को इंट्रोड्यूस करवा दें, कैरियर आयंस को या काउंटर आयंस को, तो अब वो किस नेचर का हो गया है? अब वो आपके पास हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया। अब यहाँ पर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे एक और मसला आ गया है कि हमें जो रेजन चाहिए था वो हाइड्रोफोबिक ही होना चाहिए था, मतलब वो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए था, उसका इंटरेक्शन पानी के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने उसमें जैसे ही आयंस ऐड किए, कैरियर आयंस को हमने डाला, काउंटर आयंस को डाला, जिसकी वजह से वो पानी में डिसॉल्व होने की एबिलिटी रखता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम इन चेन्स को, ये जो चेन्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक जो आपके पास रेजन है उनको मैंने इंटरलिंक किया है। ठीक है, मतलब एक ये चेन अगर जा रही थी तो मैंने इसको दो तरफ से लिंक कर दिया। तो इस लिंकेज का फ़ायदा हमें ये होता है कि जो पानी है वो इस रेजन को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये इनसॉल्युबल ही रहता है इस इंटरलिंकिंग एबिलिटी की वजह से। डिफरेंट कार्बन चेन्स जो हैं, जो फ्रेमवर्क है डिफरेंट, आपके पास लीनियर, सपोज करें ये लीनियर थी आपके पास, ये लीनियर जा रही थी आपके पास, इनको हमने इंटरलिंक कर दिया। इंटरलिंक करने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में ख़त्म हो गई, ये डिसॉल्व नहीं होंगे और हमारा जो मसला है वो सॉल्व हो गया। यानी कि इंटरलिंकेज की वजह से, इंटरलिंकेज या आप इसको कर लें क्रॉस लिंकेज। जो क्रॉस लिंकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो रेजन है, अगर हम सॉल्यूशन में वाटर ले रहे हैं जो सॉल्वेंट, तो हो सकता है कि वो अगर यहाँ पर इंटरलिंकेज ना हो या क्रॉस लिंकेज ना हो तो उसके नतीजे में रेजन ही पानी के साथ डिसॉल्व होकर जो कॉलम है उससे बाहर चला जाएगा। तो हमारा जो सेपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इन क्रॉस लिंकेज या इंटरलिंकेज की वजह से हमारा जो कंपाउंड था उसकी सेपरेशन आसानी से होगी। तो अगर हम इसको जल्दी से रिपीट कर लें तो हमने कहा कि आपका जो रेजन है
अगर हम आयंस के बगैर उसको देखें तो जो फ्रेमवर्क है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, पानी पोलर नेचर का होता है, तो इनके दरमियान आपस में अट्रैक्शन नहीं होती। हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब पानी से दूर भागने वाला होता है। अगर इसमें हम आयंस को ऐड कर देते हैं तो आयंस को ऐड करने की वजह से इसकी नेचर हाइड्रोफिलिक हो जाती है, और मसला फिर यहाँ ये आता है कि ये डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, पानी के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी भी हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के साथ ये इनकी नेचर हाइड्रोफिलिक हो जाती है। अगर हमने उस प्रॉब्लम को दूर करना है तो फिर हम डिफरेंट जो आपके पास चेन्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की उनको आपस में इंटरलिंक कर देते हैं, और इंटरलिंक करने की वजह से वो पानी में इनसॉल्युबल हो जाती हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो बेहतर तौर पे हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि आयन एक्सचेंज रीजन्स क्या होते हैं, उसके अलावा आयन एक्सचेंज रेजन्स की मतलब जो मटेरियल है उसका वो किस तरह का होता है, और आयन एक्सचेंज रेजन्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेमवर्क होता है, काउंटर आयंस होते हैं और कैरियर आयंस होते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि आयन एक्सचेंज रीजन का बेसिक आपके पास अंदरूनी जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और इसकी नेचर किस तरह की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके पोर्स का साइज़ क्या होता है, और जो इसके बारे में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की होती हैं, हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।